नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं 9 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर की खबरों की सुर्खियों की ओर। देखिए, एक रिपोर्ट आई हुई है कि यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट, ठीक है। इसमें भारत की तरफ से जो है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली शीर्ष 50 में शामिल हुई हैं, ठीक है। यानी कि आईआईटी बॉम्बे भारत की तरफ से तो पहले स्थान पे है और आईआईटी दिल्ली भारत की तरफ से दूसरे स्थान पे है। लेकिन ओवरऑल अगर एशिया की बात करते हैं तो ओवरऑल एशिया में इन लोगों का स्थान कौन सा है, तो आईआईटी बॉम्बे का जो है एशिया में 40वां स्थान है और आईआईटी दिल्ली का एशिया में 46वां स्थान है। वहीं भारत में बात कर लेते हैं तो आईआईटी बॉम्बे भारत में शीर्ष स्थान पे है और दिल्ली भारत में दूसरे स्थान पर स्थित है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। और अगर पूरे एशिया में पहले नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन का है, वो आपका एशिया में पहले स्थान पे है। और दूसरे स्थान पर एशिया में हांगकांग यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ सिंगापुर है, ठीक है। तो ये एशिया रिपोर्ट आपका क्यूएस एशिया रिपोर्ट के बारे में आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्यूएस का अगर फुल फॉर्म जानना है तो आप लोग को अकबर एलाई साइमंड्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत की तरफ से आईआईटी मद्रास जो है वो तीसरे स्थान पे है और एशिया की रैंकिंग बात करें तो एशिया में इसका स्थान आईआईटी मद्रास का 53वां है। तो भारत की तरफ से एशिया रैंकिंग यूनिवर्सिटी में कौन कौन टॉप पे हैं, तो आईआईटी आपका बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली दूसरे पे, आईआईटी मद्रास तीसरे स्थान पे स्थित है। चौथे स्थान की बात कर ले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चौथे स्थान पे है, ठीक है। और भारत की तरफ से कुल इसका एशिया रैंकिंग 58वां है। और आईआईटी कानपुर का कौन सा स्थान है, यूपी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आईआईटी कानपुर का 6वां स्थान है, ठीक है। और ओवरऑल एशिया में इसका 63वां स्थान है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एशिया यूनिवर्सिटी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में आईआईटी कानपुर का कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। और कुल रैंकिंग एशिया में 63वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। फिर आईआईटी खड़गपुर का 5वां स्थान है, ठीक है। और कुल एशिया रैंकिंग 59वां है। तो आपको जो भी इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उतने ही कवर करने हैं, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है कब की रिपोर्ट है, तो 2024 की रिपोर्ट है। और इसमें टॉप 50 में कौन कौन शामिल हुआ, तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली शामिल हुए हैं। और आईआईटी बॉम्बे भारत में पहला स्थान रखता है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में और दिल्ली दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। और पूरे एशिया में पहले स्थान पे कौन है, पेकिंग यूनिवर्सिटी है जो कि चीन का है। और दूसरे स्थान पर पूरे एशिया में हांगकांग यूनिवर्सिटी है। तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यानी सिंगापुर का एक यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं भारत की तरफ से तीसरे स्थान पे आईआईटी मद्रास है, आपको इतना याद रखना है। चौथे स्थान पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। और आईआईटी कानपुर का जो यूपी की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि आईआईटी कानपुर का 6वां स्थान है। और कुल रैंकिंग यूपी का आईआईटी कानपुर का कौन सा स्थान है, तो कुल एशिया रैंकिंग में 63वां स्थान है। खड़गपुर की बात कर ले तो 5वां स्थान है और कुल एशिया रैंकिंग में 59वां स्थान है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, एक यूपी से संबंधित एक नीति का घोषणा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली कृषि वानिकी नीति 2023 का घोषणा किया है। तो इसके तहत क्या होगा, जहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि जिस भूमि पर भी एग्रीकल्चर किया जाता है यानी खेती किया जाता है, उसी एग्रीकल्चर भूमि के किनारे किनारे यानी कि आप बोल सकते हैं मेड़ पे या फिर जो भी आप समझ सकते हैं कि खेत के किनारे किनारे हिस्सों पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे हमारे पर्यावरण में सुधार हो सके, ठीक है। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला कृषि वानिकी नीति कब आया था, तो 2023 में आया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अमेरिकी एजेंसी ने अडानी की कोलंबो परियोजना के लिए धन देने का वादा किया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि
किसने अडानी की कोलंबो परियोजना के लिए धन देने का वादा किया है? तो अमेरिकी एजेंसी यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह में अडानी समूह के गहरे पानी के शिपिंग कंटेनर टर्मिनल के विकास में सहायता के लिए $553 मिलियन, जो कि लगभग 4600 करोड़ रुपए होते हैं, उसकी प्रतिबद्धता जताई है। तो याद रखिएगा, अडानी समूह को कोलंबो में जो गहरे पानी में जो कार्य चल रहा है टर्मिनल का, उसके लिए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने $553 मिलियन देने का वादा किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे न्यूज की। तो कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका अनावरण कौन कौन किया है? तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। और इस प्रतिमा का अनावरण जो है सेना के 41वें राष्ट्रीय राइफल्स मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में स्थापित की गई। तो आपको ये याद रखना है कि कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है तो वो भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अब बात कर लेते हैं क्रेज बिस्कुट। आप लोग इसको खाए ही होंगे। क्रेज बिस्कुट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मोहनलाल को। ठीक है, क्रेज बिस्कुट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मोहनलाल को। मोहनलाल कौन है? आप लोग अगर साउथ की मूवी देखते होंगे तो उसमें एक हीरो हैं ये मोहनलाल, उन्हीं को क्रेज बिस्कुट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्रेज बिस्कुट लगभग 35-36 साल से वर्क कर रहा है और इसने पहली बार किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्रेज बिस्कुट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो मोहनलाल को बनाया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट खबर की ओर। केएमजी और कोर्लियस, ठीक है, केएमजी और कोर्लियस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित इमारतों की संख्या कहाँ पे सर्वाधिक है, ये बताना है। तो रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सर्वाधिक हरित इमारत की संख्या बेंगलुरु में है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे एनसीआर है। यानी ऐसी इमारतें जहाँ पर धूप वगैरह, हवा वगैरह, ये सब चीज़ें आती हों, तो वो याद रखिएगा कि वो चीज़ें, तो हरित इमारतों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? बेंगलुरु में है। और तीसरे स्थान पे कौन है? हैदराबाद है। चौथे स्थान पे मुंबई है। पाँचवें स्थान पे चेन्नई है। तो आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि हरित इमारतों की संख्या का जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केपीएमजी और कोर्लियस के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सर्वाधिक हरित इमारतों की संख्या किस जगह पे है? तो बेंगलुरु शहर में है। और दूसरा एनसीआर में, तीसरा हैदराबाद में, चौथा मुंबई में, पांचवा चेन्नई और पुणे शहर में सबसे ज़्यादा हरित इमारतों की संख्या पाई जाती हैं। चलिए अगले नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। एक बात और हरित इमारत से संबंधित, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2010 के बाद हरित प्रमाणित इमारतों की संख्या में 5 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है। तो कितनी वृद्धि देखी गई है? तो 5 गुना की वृद्धि देखी गई है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, कुछ वन लाइनर न्यूज़ थे तो उसको भी हमने यहीं पे कवर कर दिया है। कर्नाटक के पूर्व सांसद डीबी चंद्रेगौड़ का निधन हो गया। तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा, डीबी चंद्रेगौड़ किस राज्य के थे? कर्नाटक के थे। क्या थे? सांसद थे। और एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष डीएन घोष की भी मृत्यु हुई है। तो ये दोनों न्यूज़ वन लाइनर थे, तो हम इसको वन लाइनर के रूप में कवर कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, तो ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी 7 नवंबर को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। किसकी जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया था? तो मैडम क्यूरी के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया गया था। और 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? रिवीजन कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है। ठीक है,
फिर उसके बाद 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को रिकॉल हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं, वन लाइनर कुछ क्वेश्चन और भी शामिल किए गए हैं। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो जापान में हुई। फिर बात कर लेते हैं, भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किसे किया गया है? हितेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल में 200 पदक का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है महाराष्ट्र। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किस राज्य ने लागू किया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को तमिलनाडु सरकार ने इसको लागू किया है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह बना है, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है। ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का भी बंदरगाह है। तो ये याद रखिएगा कि भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला? तो मुंद्रा बंदरगाह बना है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, समझौता का एक एग्रीमेंट हुआ है आपके भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर समझौता किया है। यानी चिकित्सा उत्पाद विनिमय, जो भी उत्पाद किए जाएंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन या आदान प्रदान कैसे करना है, उसके लिए समझौता किया है भारत और नीदरलैंड ने। और आप लोगों ने अगर क्रिकेट के फ़ैन होंगे तो आपको पता होगा कि वनडे विश्व कप में इतिहास में सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल बने। ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि वनडे क्रिकेट की बात हो रही है, वनडे विश्व कप क्रिकेट की बात हो रही है। ठीक है। विश्व कप में पहली बार ऐसा कोई खिलाड़ी है जो सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाया है, तो ग्लेन मैक्सवेल। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा किया है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में वनडे विश्व कप में कौन आगे चल रहे हैं? तो मोहम्मद शमी चल रहे हैं। और विश्व कप में सबसे सर्वाधिक शतक लगाने वाले, विश्व कप में मतलब कह सकते हैं कि 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो क्विंटन डिकॉक हैं। ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और वनडे क्रिकेट में जो है 100 सबसे तेज़ विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपको पता होगा पाकिस्तान के एक बॉलर हैं जिनका नाम क्या है? नाम तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है। आपको कल इसको बारे में बता देंगे। ठीक है। तो आप लोगों को अगर पता है तो बता दीजिए कमेंट करके। लेकिन अगर आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के कम से कम 100 लाइक तो पहुंचाओ। ठीक है। धन्यवाद।